अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अच्छी बढ़वार हेतु विभिन्न फसलों को कैसे बचाएं पाले के हानिकारक प्रभाव से। उचित बढ़वार हेतु मक्का की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, प्रदेश में इन दिनों मौसम में बदलाव हो रहा है और कहीं अधिक ठंड हो रही है तो कहीं पाला पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में फसलों पर इसका हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है, जिससे फसलें सूखने लगती हैं। तो किसान भाइयों, आप मौसम की बदलती स्थिति और पाले के दुष्प्रभाव से अपनी फसलों को कैसे बचाएंगे, आइए जानते हैं जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार से। जो किसान भाई साग सब्जियों की खेती किए होंगे, जैसे बैगन, टमाटर या अन्य कोई और सब्जियां या कुछ फूल लगाए होंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो मौसम है उनके लिए नुकसानदायक मौसम है। मौसम अगर बादल नहीं हो रहा है या बादल है, तो जब भी मौसम खुलेगा यानी मौसम क्लियर होगा, उसको हम पाला कहते हैं कि पाला मार दिया। पाला क्या है? शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। इससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने से पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती हैं। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, डाह एवं तुषार आदि नामों से भी जाना जाता है। बात ये कि पाला या किस कंडीशन में पड़ता है, पौधों को नुकसान किस कंडीशन में करता है। तो जब वातावरण में ज्यादा भारी रहता है, मीन्स की तापमान कम रहता है, बदली रहती है, तो वैसे में पाला का इफेक्ट नहीं पड़ता है, पाला का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पाला तब पड़ता है जब मौसम भारी रहे, तापमान कम रहे, बदली रहे और उसके बाद 2-4 दिन के बाद मौसम खुलता है। तो जब मौसम खुलेगा और दिन का तापमान बढ़ जाएगा, यानी ब्राइट सनशाइन हो जाएगी, दिन का तापमान बढ़ जाएगा, तो रात का तापमान गिर जाता है, 4 डिग्री 5 डिग्री होता है। ऐसे में पाला का प्रकोप बहुत तेजी से पड़ने लगता है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें जैसे आलू, टमाटर, सरसों, बैंगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती हैं। पाले से बचाव के उपाय। यदि पाला पड़ने की संभावनाओं का मौसम विभाग द्वारा या फिर वायुमंडलीय परिवर्तनों द्वारा पूर्वानुमान लग जाए, तो कुछ उपायों द्वारा फसलों को इसके कुप्रभाव से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। जहाँ तक अगर हम पाला से बचाव की बात करते हैं, तो हमने कहा कि पानी देना चाहिए, यानी नमी मेंटेन करना चाहिए। तो इसके लिए पहला तो यह है कि खेत में देख ले कि सिंचाई कैसी है। अगर नमी कम है तो सिंचाई अवश्य कर ले। और अगर आप धुआं की जहाँ तक बात है, अगर फ्यूम क्रिएट करते हैं, तो फ्यूम से क्या होता है कि कार्बन गैस निकलती है और उससे पौधों के आसपास का एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वो कार्बन की जो है
गर्मी की वजह से जो है उस पर पाला का असर थोड़ा कम होता है। देखिए, अगर हम ये बात करें कि कुछ किसानों में इस तरह की भ्रांतियां हैं कि पाला का मौसम है तो यूरिया या सल्फर, तो मैं आपको बता दूं कि यूरिया पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। अगर पौधे ग्रोइंग कंडीशन में हैं तो अगर आप यूरिया का व्यवहार करते हैं तो पौधों के अंदर ताकत बढ़ेगी, जिससे पौधे पूरी ताकत के साथ विकास करेंगे। तो थोड़ा सा रोग माने उसमें सहनशीलता की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ तक सल्फर की बात है तो सल्फर सारी फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसी फसलें जिसमें एरोमा हो और महक हो तो उनकी चूंकि अच्छी यील्ड के लिए हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। थायो यूरिया का छिड़काव। थायो यूरिया के 500 ppm 1 लीटर में 500 मिलीलीटर थायो यूरिया का घोल फूल आने की अवस्था में 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव पाला सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। छाया करके छोटे फूलों के पौधों एवं नर्सरी में उगाए गए पौधों को पाले से बचाने के लिए सूखी घास फूस, सरकंडे या गन्ने की पत्तियों आदि से ढक देवें। अति संवेदनशील शिशु फलदार पौधों की उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर सरकंडे की टाटी बांधने से भी पाले से बचाव हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों बताई गई बातों को अमल में लाते हैं तो फसलों को पाले के प्रकोप से बचाकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। उचित बढ़वार हेतु मक्का की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में, और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मक्के की फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और फसल की इस अवस्था पर उचित प्रबंधनों को करना बेहद जरूरी होता है, जिससे आपको मक्के की फसल से अधिक उपज प्राप्त हो सके। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन और इन्हें किस प्रकार से करना है, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना के डॉक्टर राजेश कुमार। किसान बंधु ध्यान दें, मक्के की फसल में प्रायः देखा जाता है कि समय पर अगर आपने सिंचाई नहीं दिया है उस केस में होता है मृदा में नमी घटने लगती है, जिसके कारण मक्का के पौधों को मृदा से पोषक तत्व और जल उचित मात्रा में नहीं प्राप्त हो पाता। परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि और विकास दोनों ही बाधित होते हैं। किसान बंधु मक्का की फसल में 4 से 5 सिंचाई करने की जरूरत होती है, जिसमें प्रथम सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन, दूसरी सिंचाई 55 से 60 दिन, तीसरी सिंचाई 75 से 80 दिन, चौथी सिंचाई 110 से 15 दिन, पांचवी सिंचाई 120 से 125 दिन पर करनी चाहिए। देख रहे हैं कि सिंचाई की आवश्यकता है। इसकी खेती जो है अभी जो लगाए हुए हैं मक्के की फसल, उसमें आप प्रथम सिंचाई जरूर कर दें और सिंचाई करने के बाद यूरिया का ब्रॉडकास्टिंग अवश्य करें। मतलब यूरिया का छिड़काव कर देने से देखा गया है कि जो पौधे हैं वो स्वस्थ होते हैं और उनकी वृद्धि संतोषजनक होती है। मक्का की फसल में विभिन्न प्रकार के खरपतवार देखने को मिलते हैं, जो कि फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। साथ ही ये मुख्य फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा भी करते रहते हैं। इसलिए किसान बंधु मक्का की फसल में 20 से 25 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करके पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे पौधों की बढ़वार तो अच्छी होगी ही, साथ ही फसल में कीट और रोग भी नहीं लगेंगे। अभी देखा जा रहा है कि मक्के की खेती में जो मक्का का पौधा है या जो आपका लगा हुआ है फसल, उसमें कीड़े और रोगों का प्रकोप आ रही है। किसान बंधु मक्के की फसल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें पहला कीट है दीमक, जो मटमैले सफेद रंग के मुलायम कीड़े होते हैं। ये पौधे की जड़ों को काटकर हानि पहुंचाते हैं। दूसरा कीट है बालदार इल्ली, जिसे भुटली भी कहते हैं। इनके शरीर पर रुएं होते हैं। इस कीट की गिडारें पत्तियों को खाकर फसल को काफी नुकसान पहुंचाती हैं।
और इन्हीं में तीसरा कीट है माहू। इस कीट के शिशु एवं प्रोण दोनों ही पत्तियों की निचली सतह पर रहकर पौधों का रस चूसकर पौधों को हानि पहुंचाता है। तो इसके बचाव के लिए किसान बंधु अभी तो लगा चुके हैं, लेकिन ध्यान रखें लगाने से पहले उसको थीरम, कैप्टान या बेवेस्टिन इसे जो है 2 ग्राम प्रति केजी सीड के अनुसार आप उसे उपचारित करके लगाएं तो इससे निजात पा सकते हैं। अगर कीड़े मकोड़े का ज़्यादा प्रभाव है तो फिर आप क्लोरीफाइरिफास दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से इसकी रोकथाम हो जाएगी और पौधा सही रहेगा। लेकिन अभी अगर आप देखा गया कि इस समय भी ये मक्के की फसल में ये रोगों का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। किसान बंधु, मक्के की फसल में पत्तियों का झुलसा रोग होता है, जिसके कारण पत्तियों पर बड़े बड़े लंबे अथवा कुछ अंडा आकार के भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग की उग्रता पर पत्तियां झुलसी हुई सी नजर आती हैं तथा सूखने लगती हैं। तो इस समय किसान बंधु क्या करें, मैनकोजेब 2.5 से 3 ml प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करते हैं तो इससे निजात पा सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। पेड़ी और अगेती प्रजाति के गन्ने की कटाई के समय महत्वपूर्ण सावधानियां। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। गन्ना की पेड़ी फसल और अगेती बोई गन्ने की कटाई शुरू हो गई है और अधिकतर किसान कटाई कर गन्ने को मिल पर भेजते हैं और कुछ किसान गन्ने से गुड़ भी बनाते हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी गन्ने की कटाई करने वाले हैं तो गन्ने की कटाई के समय और बाद में किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर से। जैसा कि हम देख रहे हैं किसान भाई, जो गन्ने की कटाई चल रही है और इसको हम मील में भेजते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है। इसमें हम देखें, सबसे पहले किसान भाई को देखना है कि जो प्रजाति हैं, तो सबसे पहले अगेती प्रजाति होती हैं, उनकी जो परिपक्वता है वो लगभग हम देखते हैं कि 10 महीने में हो जाती है, 10 से 12 महीने में। तो उनको पहले कटाई की जानी चाहिए क्योंकि वो जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। तो इस तरह से जो अगेती प्रजातियां हैं, जिनमें कि आप देख रहे हैं कि CO 238 की बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है और धीरे धीरे एरिया बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसमें किसान को उत्पादन भी अधिक मिल रहा है और जो मिल हैं, गन्ने की चीनी मिल हैं, उनमें भी जो रिकवरी होती है उन्हें भी अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा अन्य प्रजातियाँ जी हैं, जो कोसे 1234 है या CO 118 है, ये भी उन्नतशील प्रजातियाँ हैं अगेती वाली। तो अगेती वालियों को सबसे पहले, या जो पुरानी प्रचलित प्रजातियां जिनमें चल रही हैं कि कोसे 96 268 जो प्रजातियां हैं या को पंत 84 212 हैं, तो इनमें हम ध्यान देखें कि जो अगेती प्रजातियां उनको पहले कटाई की जाए और जो मध्यम या देरी से पकने वाली प्रजातियां हैं जो कि 12 से 14 महीने में परिपक्व होती हैं, उनको बाद में कटाई की जाए। दूसरा हम ये ध्यान रखें कि जब कटाई करते हैं उससे पहले आमतौर पर हम देखते हैं कि गन्ने में सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई कर देना 1 सप्ताह पहले इसलिए ठीक रहता है कि उसमें किसान के हिसाब से देखा जाए तो गन्ने का वजन बढ़ जाता है, जिससे कि उसका उत्पादन बढ़ जाता है। किसी भी फसल से अच्छा बाजार भाव प्राप्त करने में फसल की कटाई से पूर्व उसकी परिपक्वता की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर हमारे किसान भाई गन्ने की फसल को परिपक्व होने से पूर्व ही उसकी कटाई कर देते हैं तो उस फसल की क्वालिटी और पैदावार दोनों में गिरावट देखने में आती है। इसलिए किसान भाई गन्ने की फसल की परिपक्वता अवस्था को कैसे पहचानेंगे, आइए जानते हैं। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि एक तो जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली पड़ के सूखने लगती हैं, पहला जो गुण है वही है। दूसरा हम देखें, गन्ने को जब बजाते हैं तो मेटेलिक जैसी खट खट की आवाज़ आती, लगता है गन्ना परिपक्व है। तीसरा पहचान ये है कि गन्ने को एकदम तोड़ेंगे तो गांठ से तुरंत टूट जाएगा। अगला पहचान ये है कि जिससे हैंड रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं, जिसमें ब्रिक्स जो एक पॉइंट होता है, ब्रिक्स की रीडिंग 18% से
कम नहीं होना चाहिए। कम होगी तो एक तरह से कहा जाए उसका सीधा संबंध मिठास से होता है, रिकवरी से होता है। कम है तो मिठास कम होगी, रिकवरी कम निकलेगी, इसका मतलब गन्ना परिपक्व नहीं है। तो जो वृक्ष की रीडिंग है उसमें आप गन्ने को तोड़िए और उसका रस निकाल के उस वृक्ष पर डालते हैं 2 बूंद और उसमें वो रीडिंग देखते हैं तो 18 रीडिंग है और उससे ऊपर है 18 से, तो वो पूर्णतः परिपक्व माना जाता है। इस तरह से पके हुए गन्ने की पहचान विभिन्न बिंदुओं द्वारा करके आप और उसको कटाई के लिए तैयार माने। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई गन्ने की फसल को काटकर खेत में ही लाइन में बिछा देते हैं, जिससे गन्ने की उपज में कमी देखने में आती है, जिसके कारण फसल का अच्छा बाजार भाव प्राप्त नहीं हो पाता है। तो हमारे किसान भाई इस समय गन्ने की तैयार फसल को कैसे काटें और उसे मिल तक कैसे पहुंचाएं? आइए जानते हैं। गन्ने को कटाई के समय ध्यान रखें कि जमीन से सटा के मिला हुआ काटना चाहिए, क्योंकि जो रह जाएंगे ठूंठ, आप पहले पेड़ी काट रहे हैं तो भी उसमें गन्ना रह गया तो उत्पादन में हानि होगी। यदि बावक फसल काट रहे हैं तो उसमें ऊपर ठूंठ रह जाएंगे तो पेड़ी का फुटाव कम होगा। पेड़ी फसल में कटाई के आमतौर पर जब करते हैं तो जो भी हम उपयोग करते हैं साधन, चाहे बलकटी जिसे कहते हैं देसी या दांती होती है, उससे जब कटाई करते जाते हैं तो कटाई करने के बाद इसकी छिलाई तुरंत की जाए और छिलाई के बाद जो बंडल बनाते हैं उनको तुरंत ही जो भी आपकी बुग्गी है या ट्रैक्टर है उससे भर के मील में भेजा जाए। इससे उत्पादन अच्छा मिलेगा और मील को रिकवरी अच्छी मिलेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला समस्तीपुर के कृषक कन्हैया लाल ने। आप लीची के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो कन्हैया लाल जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंश। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज आपको बताऊंगी कि लीची के बाग में आपको अगले आने वाले महीनों में कौन से कीट प्रबंधन कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मौसम बदल रहा है और कभी कीड़ों की संख्या कम हो जाती है और कभी कीड़ों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे कुछ इलाकों में अष्टपदी माइट की बहुत बड़ी समस्या है और एक बार जिस पेड़ में आती है उस पेड़ को पूरी तरह नष्ट कर देती है। इसमें जो अष्टपदी है ये पेड़ों की पत्तियों को, जो नई पत्तियां होती हैं उन पर अपना असर दिखाती है, उनसे रस चूसती है, तो पत्तियां जो है वो घुंघराली हो जाती हैं और घुंघराली होने के साथ साथ जैसे चॉकलेट का रंग होता है भूरे से रंग का, वैसे हो जाती हैं। और पत्तियों को अगर आप छुएंगे तो वो आपको चिकनी सतह की प्रतीत होगी और इसके साथ ही वो मुड़ने लग जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पत्तियाँ सारी जल गई हों। ये अष्टपदी एक बार आ जाती तो उससे फूल नहीं बनता है, फूल नहीं बनेगा तो फल भी नहीं बैठेगा, तो इसलिए इसका उचित समय पर बहुत ही निदान आवश्यक है। तो अगर आपके पेड़ों में ये समस्या रहती है या आपके क्षेत्र में ये समस्या पाई जाती है तो आप अभी से इसका उचित प्रबंधन शुरू कर दें। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आगे आने वाले माह में आप इसका निरीक्षण करें कि लीची के पेड़ों पे इस तरह के जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं, क्या पत्तियाँ घुंघराली हो गई हैं, जली हुई सी प्रतीत हो रही हैं। अगर ऐसा है तो उनको आप काट लें और काट के जला दें और इसके बाद में आपको एक दवा जो है अष्टपदी को मारने के लिए प्रयोग की जाती है उसका छिड़काव करना होगा। उस दवा का नाम आप लिख सकते हैं डाइकोफॉल। डाइकोफॉल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से इस्तेमाल करना है और अगर ये ना मिले तो ब्राइकोफॉल नाम से भी ये दवा उपलब्ध है और उसकी दर बिल्कुल वैसी ही है। जितनी पेड़ की आयु होगी या जितने पेड़ों की संख्या है उस हिसाब से आप इसका उचित मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको ये अष्टपदी मारक रसायन नहीं मिलते हैं तो आप डाईमेथ्योर जो आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, आप उसे भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना होगा और इसका 7 दिन के बाद आप दोबारा छिड़काव कर दें, यानी 15 दिन में 2 बार अगर छिड़काव कर देंगे काटने के बाद तो ये अष्टपदी आपके पेड़ों से बिल्कुल चली जाएगी। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और दूसरा छिड़काव आप इसका ध्यान रखिएगा कि जनवरी के माह में भी एक इसका छिड़काव कर दें। एक और होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि पत्ती लपेटक कीट, अभी तो वो जो कीड़ा है वो ज़मीन के अंदर चला गया है, प्यूपा अवस्था में है, तो आप एक काम ये करिएगा कि आजकल जितने भी कीट हैं वो सुप्ता अवस्था में चले गए हैं।
तो इसके लिए आप अपने पेड़ों के आसपास की निराई गुड़ाई अच्छे से कर दें। अगर आप एक बार निराई गुड़ाई करेंगे, मिट्टी की उथल पुथल हो जाएगी, तो जितने भी कीड़े नीचे ज़मीन के अंदर हैं वो ऊपर की सतह पर आ जाएंगे और जो हमारे कीट भक्षी चिड़ियाएँ हैं, पक्षी हैं, वो उनका भक्षण कर लेंगे और इस हिसाब से वो उनका जैविक नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। और जितनी भी खाद वगैरह आपको लगानी है वो दिसंबर के बाद तक लगा दें, ताकि आपका जो पेड़ है वो पूरी तरह से पोषक तत्वों से परिपूर्ण हो और अच्छी पैदावार उसके साथ में आए। इसके साथ ही अगर आप ध्यान दें तो कुछ कीड़े जो हैं हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि परभक्षी कीट हैं। लीची में इस समय अगर आप देखेंगे तो कई बार आपको एक बड़े कीड़े की एक बड़ी सी उथिका नज़र आती है, जिसे हम कहते हैं प्रेइंग मैंटिस। ये एक परभक्षी कीट है। इसके अंड जो है बड़ा सा दिखाई देगा, आपको लगेगा कि जैसे छोटा सा चिड़िया का घोंसला हो। तो अगर इस तरह की अगर आपके पेड़ों पे दिखाई दे रही है तो आपको करना ये है कि वहाँ से काट कर इसको ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पर कीड़े ज़्यादा पाए जा रहे हो। तो अगर इन सब चीज़ों का उचित रखरखाव और जल की समुचित व्यवस्था अगर आप करेंगे तो आपके जो लीची का पेड़ है वो अच्छे से पोषक तत्वों से परिपूर्ण होगा और उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो चलिए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सरसों की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों की रोकथाम। अधिक उपज हेतु खीरा की फसल में आवश्यक कार्य। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता लिखिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।